सबसे पहले तो यहां आए हुए सभी को जोहार। मौसम में थोड़ा बादल छाया हुआ है, हल्का हल्का ठंड का भी एहसास हो रहा है और इस मौसम में भी तीन तीन पंडाल लगने के बावजूद भी यहां पर उमड़ी ये जनसैलाब हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं और कार्यकर्ता साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और में उपस्थित हमारे साथ मंच पे अतिथिगणों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहां सरकार के द्वारा एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के छठे कार्यक्रम में आपके साथ यहां मौजूद हूं। ये कार्यक्रम इससे पहले भी हम लोगों ने 2021 में प्रारंभ किया। फिर 2022 में इस कार्यक्रम को आयोजित किया और ये तीसरा चरण का 2023 में हम लोगों ने प्रारंभ किया। 23 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है और जब 2021 में ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था तो हमारे वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल से शुरू किया था। ये तीसरा चरण का कार्यक्रम हम लोगों ने अपने वीर शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो के जन्म स्थल से शुरू किया और अभी अनेकों कार्यक्रम हो चुके हैं। क्योंकि मैं सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकता हूं, कुछ माध्यम से मैं जरूर सरकार के जो कार्यक्रम है उस पर नजर रखता हूं। कल हम गढ़वा में एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत में थे, आज पलामू के इस शहरी क्षेत्र में है। शहर और गांव दोनों पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग पलामू जिले में ही इस तरीके के और शिविर लगे हुए हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए हैं और वहां विभिन्न काउंटरों में जा करके उनके लिए कौन सी योजना है उन योजनाओं को तलाश रहे हैं और उन योजनाओं को ये कैसे हो उसकी तैयारी ये वो लोग कर रहे हैं। कुछ योजनाएं उसी शिविर में उनको मिल जा रहा है
कुछ योजनाओं के आवेदन जा रहे हैं। बच्चियों को उसी कैंप में साइकिल के पैसे मिल रहे हैं। उसी कैंप में सावित्रीबाई फुले योजना से उनको जोड़ा जा रहा है। उसी कैंप में वृद्धा लोगों का पेंशन बन जा रहा है। उसी कैंप में हमारी विधवा महिलाओं का पेंशन का कार्ड बन जा रहा है। उसी कैंप के अंदर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लोगों को निर्गत हो रहा है। एक अजीब सा मेला पूरे राज्य के अंदर और बहुत उत्साह होकर मनाया जा रहा है। की बात है, हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग उस शिविरों में नहीं जा रहे। इस शिविर में भी आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। अभी यहां आने से पहले हमें सर्किट हाउस में एक विपक्ष की नेत्री मिल गई और अपनी समस्याओं का 8-10 पन्ना लिख करके हमको दी। हमने कहा, विधायक जी चलिए, वहां शिविर लगा है और वहां अपनी बातों को रखिए। सरकार हर व्यक्ति की बातें सुन रही है। ये सरकार जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, उनके लिए भी सरकार करती है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आपको कल जवाबदेही है। कल आप गांव में वोट मांगने कैसे जाइएगा? तो बड़ा हाथ जोड़कर बोली बेचारी, क्या बोले, पार्टी का आदेश है, हम नहीं जा सकते। ये पार्टी का आदेश है क्या कि गरीब गुरुआ को मदद ना करो? क्या उनके लोग, बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं है जिनको पेंशन मिलना चाहिए? उनके लोग ऐसे नहीं हैं जिनके बेटे बेटियों को सावित्रीबाई फुले की योजनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या उनके साथ वो लोग नहीं हैं जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए? क्या उनको सड़क, पुल, पुलिया नहीं चाहिए? क्या पीने का स्वच्छ पानी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे विपक्षों के साथ ना आदिवासी है, ना किसान है, ना गरीब है, ना दलित है, पिछड़ा है। इनके साथ सिर्फ पूंजीपतियों का जमावड़ा है। जिनके पास पैसा है वही उनके साथी। लेकिन हमारी साथी यहां पर बैठे हैं, हमारा परिवार यहां बैठा है और इन गरीब परिवारों का सुख दुख, उनके हर तकलीफ में हमारी सरकार खड़ी है। कभी आप लोग सोचे, अभी तो कई लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे और आपने देखा उन जगहों पर मुखिया लोग क्या बोली। नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं सच बोल कि झूठ बोल रहे हैं। हम इसीलिए हम यहां कभी भी मंचों में जाते हैं तो वहां आए लोगों से मैं सवाल पूछ और मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं, क्या कभी कोई पदाधिकारी आपके पंचायत, आपके गांव में जाता था क्या पहले आज से? क्या घर घर में जा जा करके कोई वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाता था? कोई विधवा पेंशन देता था? कोई विकलांग पेंशन देता था? कोई नहीं देता था। लेकिन आज
वही पदाधिकारी आपके दरवाजे में आके खड़ा है और आपका अधिकार का गठरी लेके खड़ा है। आप अपना अधिकार को अपने हाथ से उठाइए और अपने घर में लेके जाइए। लेकिन मैं आप लोगों से मैं सिर्फ इसलिए घूम रहा हूं और मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और महसूस करना चाहता हूं कि कहीं कोई हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है। आज इस झारखंड की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में वास करती है। आज इस राज्य के जो विकास की जड़ है वो हमारा गांव में है। आज भी इस राज्य का 80% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है और आज का विकास तभी होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचेगी, राज्य तभी विकास होगा। आज इसीलिए हम लोगों ने जब सरकार बनाया 2019 में, तो आपको पता होगा कि कोरोना जैसा महामारी आ गया था। 1.5-2 साल तो कोरोना ने हमारा खा लिया। हर सरकार को 5 साल चलाने का मौका मिलता है। इससे पहले तो डबल इंजन का सरकार था, लेकिन क्या हुआ उस डबल इंजन का सरकार में? इस राज्य में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए भूख से मरा था। लेकिन इस कोरोना काल में आपकी इस सरकार ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस दोस्त ने अपने मजदूर भाइयों को अलग अलग राज्यों से, 7 समुंदर पार से, हवा जहाज से ढो ढो के ला करके घर में पहुंचाने का काम किया था। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जो हमारे मजदूर तबके के लोग यहां सबसे अधिक रहते हैं, एक को हमने भूख से नहीं मरने दिया। और इस विपरीत परिस्थिति में हम नमन करेंगे अपने इस राज्य के महिला दीदियों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके, जब पूरा देश दुनिया ठप हो गया था, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारे कुछ बंद हो गए, उस समय हमारे मजदूरों को भूख से मरना ना पड़े, तो हमारी दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत में सरकार का सहयोग करके मुफ्त में खाना बना बना करके मजदूरों को खिलाने का काम किया था। दूसरे राज्य में तो कोरोना में ऐसे लोग मरे, ये पड़ोस के ही राज्य में, यूपी में और अलग अलग राज्य में इतने लोग मरे, लगता है मुर्गी लोग मर रहा है कोई बीमारी से। वहां पर मिट्टी घट गया लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी घट गई उनको जलाने के लिए। लेकिन ऐसी हालात हमने इस पिछड़े राज्य में, इस गरीब राज्य में, इस मजदूरी भरी राज्य में यह हालत नहीं होने दिया। क्या करते? उस समय सबसे बड़े चुनौती हमारे लिए इस राज्य की जनता की जान की रक्षा करना, और हमने राज्य की जनता की जान तो रक्षा की, और इस जान की रक्षा में हमारे 2 मंत्री की बलि चढ़ गई। हमारे 2 मंत्री की जान चली गई कोरोना से। एक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब और दूसरा भाई जगन्नाथ मातो। ये लोग कोरोना काल में भी घर में नहीं बैठते थे, गांव-गांव, पंचायत घूमते थे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। हमने लाख मना किया था कि आप बूढ़े बुजुर्ग लोग बाहर मत जाइए, पूरा देश लॉकडाउन है,
आपको ये बीमारी हो सकता है निगल जाए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी का ना आता ना पता, ना दवा ना दारू, कुछ। और हमारे पास ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना दवा। फिर भी हमने 2 मंत्रियों को तो खोया, लेकिन राज्य की जनता को जरूर बचाने का हम लोगों ने काम किया। ये देश का पहला राज्य है जहां मजदूरों को ढो करके लाने का काम किया गया। तो इतनी चुनौती, उसके बाद जैसे ही कोरोना से बाहर आए, राज्य सुखाड़ के चपेट में आ गया। राज्य अलग हुए 23 साल हो गए। 20 साल जो सरकारें जिन लोगों ने चलाई, डबल इंजन की सरकारों ने, कभी किसानों की सुधि नहीं ली। और हम लोगों ने पहली बार राज्य अलग होने के बाद किसान ऋण माफी की योजना चलाई थी। हजारों करोड़ों का ऋण माफी हम लोगों ने किया। उसमें भी कई अड़चनें आई। उन अड़चनों को भी हम लोग, कुछ कुछ बचे हुए हैं, उनको भी सुधारने पे लगे। अब थोड़ा सामान्य हुआ तो आज आप देखिए, कई आज गांव में लोग हैं, महिला पुरुष, जो ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा है, कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं देखा है, बीडीओ सीओ कौन है जानता ही नहीं, डीसीएसपी की तो दूर की बात है। आज आप देखिए, बीडीओ सीओ, अलग अलग पदाधिकारी, जिला हेडक्वार्टर के पदाधिकारी विभिन्न जगहों पर जाकर आपके बीच में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज इन कैंपों के माध्यम से ये हम नहीं कहेंगे कि इन 3 साल के अंदर हमने पूरे राज्य की समस्या का समाधान किया, लेकिन इस राज्य के लोगों को वर्तमान सरकार के प्रति जो आशाएं जगी है, मुझे लगता है ये आशाएं यूं ही नहीं जगता, हमने किया है। इसीलिए आज लोग उम्मीद भरी नजरों से और आशा भरी निगाहों से इस सरकार को देखती है। चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे हमारे छात्र छात्राएं हो, चाहे इस राज्य के हमारे कर्मचारी हो। पहले की सरकारों ने ना ग्रामीणों की, ना किसानों की, ना गरीबों की, ना मजदूरों की, ना महिलाओं की, ना बच्चों की बारे में कभी कोई चिंताएं की। ना कभी सरकार आपके दरवाजे में आपके आंसू पोंछने के लिए गया, बल्कि इन लोगों ने सभी सरकार की व्यवस्थाओं को अपनी सेवा में लगा दिया, अपनी जेबें भरने लगे। राज्य के हक अधिकार की बात कभी हुई नहीं। कभी भी यहां के अधिकार के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ा। सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के खजाने को लूटकर अपने व्यापारी मित्रों के जेबें भरने में लगे रहे। आज देखिए, उसके पूरा विपरीत आज गांव-गांव पदाधिकारी आपके समझ बैठा है और आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं, सभी विधवा महिलाएं, विकलांग बच्चे, बुजुर्ग, सभी को उनका एक जीने का सहारा। हमारी बच्चियां आज सावित्रीबाई फुले योजना से आच्छादित हो रही हैं। पहले 2 बच्चियों के लिए हमने ये योजना चलाया था, और मैं आपको बता दूं, अब ये 2 बच्चे वाला व्यवस्था अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। अगर घर में हमारी 4 बेटी है तो चारों को सावित्रीबाई फुले की योजनाओं से हम जोड़ेंगे। कोई भी बच्ची नहीं बचेगी। ऐसी चीजें हैं जो हमको भी जानकारी नहीं मिलता है। बड़ा हमको तकलीफ हुआ था। एक दिन अचानक ढेर सारी बच्चियों के साथ, 10, 12, 15 बच्चियों के साथ हमको कोई
बातचीत करने का मौका मिला, बाल पत्रकार के रूप में, और सभी बच्चियां थी। अचानक हमने पूछा कि बच्चियों बताओ, तुमको सावित्रीबाई फुले योजना मिला कि नहीं मिला? उसमें से सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया, लेकिन बेचारी एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। हमने पूछा क्या हुआ बेटा, तुमको क्यों नहीं मिला? बोला हमारी 2 बहनों को मिल गया है, हम तीसरी बहन है, इसलिए हमको नहीं मिला। जब ये मैंने बातें सुनी तो मुझे लगा कि ये तो अन्याय हो गया, और उसी समय हमने ये निर्णय लिया कि अब घर में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी बेटी होगी सबको सावित्रीबाई फुले योजना से। और आने वाला समय में भी, चूंकि गरीबी इतना है, हमें मालूम है कि राज्य में गरीबी कितनी है, और गरीबी के आलम इतना, इसको थोड़ा सा इधर करना है, आंख में मारना, ये थोड़ा सा इधर। तो हमारे राज्य में गरीबी इतने हैं कि बेचारा गरीब माँ बाप लोग, हमारी बच्चियां 7वां 8वां पास करती नहीं है कि दूल्हा खोजने शुरू कर देता है। क्या करेगा बेचारा? बेटी है, उसको तो कल शादी नहीं देना है। लेकिन अब ये काम नहीं करना है। आप अपनी बच्चियों को 7वीं 8वीं क्लास में नहीं, बल्कि इंजीनियर डॉक्टर बना करके उसका अच्छा से शादी कराने का काम करना है। क्योंकि आने वाला समय 8वीं 12वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्चियां, हमारे लड़के लड़कियां, आने वाला समय में अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, अगर पत्रकार बनना चाहती है, या इंजीनियर बनना चाहता है, या वकील बनना चाहती है, अब आपके सामने पैसे की समस्या नहीं होगी। आपको जो भी पढ़ाई पढ़ना है, आपको पता है इंजीनियर वकील डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, लाख लाख रुपया, 5 लाख 10 लाख। बेचारा इंजीनियर डॉक्टर तो दूर की बात है, बगल का कॉलेज में बेचारा डिग्री पाले, यही बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब वो सपना आपका पूरा होने के लिए तैयार है। आपको पढ़ाई के जितना खर्चा होगा, उसका आर्थिक सहायता के रूप में सरकार आपको पैसा देगी। हम देंगे आपको पैसा। आप मां बाप बोझ बनने का जरूरत नहीं है, और कोई आपको जमीन बंधक रखना नहीं है, कोई गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है, और मां बाप के सामने नहीं, आप सरकार के पास आइए, आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लगेगा, सरकार आपको पूरा पढ़ाई का खर्चा देगी। और जब आप पढ़ाई कर लेंगे, डिग्री आपको मिल जाएगा, नौकरी आपको लग जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छा नौकरी लग जाएगा, तो सरकार आप जितना आपने सरकार से मदद लिया है, वो थोड़ा थोड़ा वापस कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको सरकार ने पैसा दिया उसी दिन आपको पैसा वापस करना है। जब तक आपको नौकरी नहीं लगेगा, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं, लेकिन नौकरी लगेगा तो आपको पैसा दे देते। इतना तो आपको मदद करना पड़ेगा। अगर आप ये मदद नहीं करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि आपका अधिकार आज तक इस राज्य में किसी ने मांगा नहीं।
आपको मालूम है, कोल इंडिया जैसी संस्था, इस देश में सबसे अधिक कोयला झारखंड से निकाला जाता है और कोयला का बकाया पैसा भारत सरकार के पास 1,36,000 करोड़ रुपया है। जब हम सरकार में आए तो हमने अपना अधिकार मांगना शुरू किया। केंद्र ने भी कहा कि हां देंगे देंगे देंगे, लेकिन झुंझुना दिखाता गया। और इससे पहले 20 साल तक जिन सरकारों ने राज किया, कभी भी अपना अधिकार नहीं मांगा और ये पैसा आपका पैसा था। और ये पैसा आज देने में आनाकानी करते हैं, चाहे वो पैसा बकाया का बात हो, चाहे गरीबों का आवास की बात हो, चाहे वो आपदा में सुखाड़ का राहत का मुआवजा हो, कुछ भी नहीं ये दे रहे। आज अपने बल पर हम लोग इस राज को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाला चुनाव के बाद ये राज 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इस राज को बीमारू राज बना दिया। लेकिन विगत 2 साल के अंदर हम लोगों ने इस राज के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और इस राज में जो ताकत भरने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से 2025 में हम इस राज को उस जगह पर ले जाके खड़ा करेंगे जहां ये राज को किसी का बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हक अधिकार के लिए थोड़ा लड़ाई लड़ना पड़ता है। उसके लिए कभी कभी लंबी आंदोलन भी करनी पड़ती है। आपको याद होगा, किसानों के लिए जो काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, 1 साल से अधिक किसानों ने दिल्ली को घेर के रख दिया और 1 साल के अंदर दर्जनों किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में। लेकिन दिल्ली से टस से मस नहीं हुआ हमारा किसान देश का, और उन किसानों के बदले वो काला कानून लागू नहीं हो पाया। अगर वो काला कानून लागू हो जाता तो इस देश में एक भी किसान देखने को आज नहीं मिलता। इसलिए हक अधिकार की लड़ाई के लिए कभी कभी सड़कों पर भी आना पड़ता है, एकजुट होना पड़ता है। इसलिए हम आज इस बड़ी सभा से जानना चाहेंगे, आपका अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो इसीलिए अभी हमारे पास अगर 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया जो आजादी के बाद आज तक नहीं मिला, और सब राज्यों को मिलता है, अगर वो 1,36,000 रुपया आज हमको मिल जाता तो इस रात के 7 पीढ़ी को हम लोग बैठा के खाना खिलाते। लेकिन ये लोग कहां से? ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये लेने वाले लोग हैं। आज आप देख लीजिए, और बड़ा चतुराई से आपका जमा पूंजी लूट लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आज गैस सिलेंडर जो मुफ्त में महिलाओं को बांटा था, वो बेचारा आज गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि मुफ्त का सिलेंडर अब घर का एक कोना में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर बड़ा सा खांचा रखा हुआ है, उसमें कुछ कचड़ा रखता है लोग। कोई गरीब नहीं खरीद पाता है। महंगाई आसमान छू रहा है। आलू तेल के लिए लोगों को लाइन में, सरकारी दुकान के लाइनों में लगना पड़ता है। और 2014 से लेके आज तक पूरा देश का लोग विभिन्न समस्याओं से सिर्फ कतारों में ही लगे हैं। कभी नोटबंदी कर दो, कभी अनाज महंगा कर दो, कभी उल्टे सीधे ऐसे कानून को नीति निर्धारण करो कि इस देश का लोग तबाह रहे।